तो हम लोग आज जो है रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया था डाइजेशन, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, रिवीजन किया है उसका? ठीक है, तो वो क्लास फोर्थ आई थिंक, दिस इज क्लास 5। बोर्ड विजिबल है क्या? नो सर। ठीक है ना? अब विजिबल है? यस सर। ठीक है। देखो लास्ट डे ना एक क्वेश्चन रह गया है न्यूट्रिशन का, वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किसी पेशेंट में यदि हम उसका गॉल ब्लैडर निकाल दें, किसी पेशेंट का गॉल ब्लैडर, ये केस स्टडी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। किसी पेशेंट का गॉल ब्लैडर निकाल दें तो क्या होगा? इफ इफ गॉल ब्लैडर if gallbladder is removed, then what would happen? तो क्या होगा यदि हम किसी पेशेंट का, मान लो जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी होता है, तो गॉल ब्लैडर निकालना पड़ गया, ठीक है। तो क्या होगा उस पेशेंट में? तो गॉल ब्लैडर, हम अपने क्वेश्चन में क्या क्या एलिमेंट डालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गॉल ब्लैडर करता क्या है, तो हम लिखेंगे गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस। बाइल जूस, ठीक है ना, वो बाइल जूस को स्टोर करता है। तो यदि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे किसी पेशेंट में से, तो उसका बाइल जूस अब स्टोर नहीं होगा, है ना। तो जब उसे बाइल की जरूरत पड़ेगी, जब उसे, एक और रुको, तो गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस इफ it is removed it is removed if it is removed, then bile cannot be stored, तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा, कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो उससे लॉस क्या होगा? when person eat fat, it will not it cannot be, sorry, it will मत करो, when person eat fat it cannot be emulsified, उसे इमल्सीफाई नहीं किया जा सकता, है ना। इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, तो उससे लॉस क्या होगा? फैट डाइजेशन। गॉल ब्लैडर बाइल जूस स्टोर करता है, ठीक है ना, तो हमने पहले वो लिखा, फिर लिखा इट इज, यदि इसको रिमूव करेंगे तो बाइल स्टोर नहीं हो पाएगा, तो जो पर्सन में जो फैट का इमल्सिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। सो फैट डाइजेशन, इसको ऐसे लिखो, not emulsified, so digestion, so proper digestion of fat will not occur, ठीक है ना, नहीं होगा। तो जो पेशेंट है वो ओबीस हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना। पर्सन स्टार्ट टू बिकम ओबीज, मोटा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड। लिख लीजिए आप, रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन डाइजेशन से बॉडी में जाता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ गए? तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है ना? रेस्पिरेशन क्या है कि जो आपने फूड खाया, जो भी आपने फूड खाया, ठीक है, ये फूड अपने सेल में गया और सेल में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी। एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये मुझे रेस्पिरेशन लिखना होगा तो मैं पहले सबसे ये लिखूंगा कि फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या देगा? एनर्जी। और वाटर भी लिख सकते हो यहां पे, वाटर और CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? वाटर प्रोड्यूस करता है और CO2 प्रोड्यूस करता है। ये जो एनर्जी है किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? ATP। ठीक है ना? और ATP कहां पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, है ना? तो जब आप फूड खाओगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, और वो ग्लूकोज को कौन एब्जॉर्ब करेगा? विलाई एब्जॉर्ब करेगा ब्लड में, और ब्लड से पूरे सेल में जाएगा, फिर सेल से वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है? तो लिखो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पहले तो लिखो। फर्स्ट लिखो, इट इज a biochemical oxidation. It is a biochemical oxidation. It is a biochemical oxidation of nutrients. ठीक है ना? ऑक्सीडेशन क्यों कहा? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। राइट? सेकंड पॉइंट, ये होता कहां है? तो इट टेक्स प्लेस इन द cytoplasm of the cell and continue in माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यू करता है। फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया, पहले साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम क्या लिखेंगे? 2 टाइप के रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना? एक वो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, एक वो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है? और जब वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, है ना, लैक और एब्सेंस, तो उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 2 तरीके का होता है। ठीक है ना? उसमें एक होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है वो एसिड। और एब्सेंस में होगा, एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ O2,
तो उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम इस फर्दर एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस लिखेंगे, राइट ना। एनारोबिक जो है वो फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक लैक्टिक एसिड कहते हैं फॉर्मेशन, एक फर्मेंटेशन कहते हैं। जो लैक्टिक एसिड है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन तो होता है लेकिन कम, और फर्मेंटेशन बिल्कुल भी एब्सेंस में होता है। अभी हम लोग लैक्टिक एसिड एंड फर्मेंटेशन को फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बट अभी आप पहले ये ग्राफ बना लो, फिर हम लोग इसको स्टडी करेंगे आगे, ठीक है ना। यदि एग्जाम में पूछता है व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप इतना लिखोगे। और यहां पे एक चीज और कर लो, यहां फूड के नीचे ना ग्लूकोज लिख दो, ग्लूकोज, ठीक है ना। देखो, तो अभी हमने लिखा व्हाट इज रेस्पिरेशन। अब एग्जाम में आता है, या रेस्पिरेशन यदि तुम्हें ऐसा लगे कि 3 मार्क्स का है, तो इतना लिखने के बाद ना उसका पाथवे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। या एग्जाम में क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है कि राइट द वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। क्या आ जाता है, राइट द वेरियस pathways of glucose breakdown, ठीक है ना। सुनो भाई, ये ग्लूकोज जो है ये आया कहां से, तो जो न्यूट्रिशन आपने खाना खाया था वो पहले डाइजेशन हुआ, फिर न्यूट्रिशन में क्या हुआ था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स था वो ग्लूकोज में चेंज हो गया था, है ना, फैटी एसिड में चेंज हो गया था, तो वहां से ये ग्लूकोज आया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे जो डिफरेंट पाथवेज है, देखो क्या, तो हम यहां पे लिखेंगे पहले ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज जो है वो कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, C6H12O6, है ना, 6 कार्बन का होता है। फिर ये जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो हम यहां लिखेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इन साइटोप्लाज्म ये ग्लूकोज फर्दर ब्रेकडाउन होगा पाइरुवेट में, ठीक है, पाइरुवेट, और प्लस उसमें निकलेगा 2 ATP, ठीक है ना। ये जो पाइरुवेट होता है कभी कभी पूछ लेता है कितने कार्बन का होता है, तो ये 3 कार्बन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां तक ये कहां पे हुआ, साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा साइटोप्लाज्म के बाद, देखो अब ये प्रोसेस जो है, यदि बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है ना, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि ये बन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, प्लस ये रिलीज करेगा 38 ATP, तो ये हो गया क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यदि ये साइटोप्लाज्म में ही रह गया, समझो साइटोप्लाज्म में ही रह गया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ये होता कहां है, हमारे मसल्स में, देखो जब आप किसी दिन ज्यादा खेल लो, अचानक फुटबॉल या क्रिकेट या ज्यादा जिम ज्वाइन करो, ठीक है ना, तो फर्स्ट डे क्या होता है, बहुत ज्यादा मसल्स में पेन होता है। तो होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या हार्डवर्क कर रहे हो, तो हमारा जो मसल्स है ना वो क्या करता है, ग्लूकोज अपनी तरफ ड्रॉ करता है, ठीक है ना, ताकि एनर्जी बने। लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप रात में सो जाते हो या थोड़ी देर बैठ जाते हो तो दर्द होना शुरू होता है। क्यों, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहां पे एक लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लग जाता है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल्स में क्रैम्प कॉज करता है, ठीक है ना, जिसके वजह से पेन होने लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लैक्टिक एसिड, है ना। मिल्क में यही होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वर्क करता है, ठीक है ना। और प्लस यहां पे एटीपी कम निकलता है, 2 ATP निकलता है, बहुत कम एनर्जी निकलती है, ठीक है। और एक क्या होगा कि सपोज करो एब्सेंस है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन, ये कहाँ पे होता है? ईस्ट के सेल में होता है। ईस्ट एक बैक्टीरिया है तो उसके सेल में होता है, ठीक है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा नहीं, तो वहां पे क्या होगा? ये प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल। क्या प्रोड्यूस करेगा? इथेनॉल। इथेनॉल प्लस प्रोड्यूस करेगा CO2 प्लस प्रोड्यूस करेगा 2 ATP, ठीक है ना। वाटर एंड 2 ATP, वाटर प्लस 2 ATP, तो एनर्जी बहुत कम, ठीक है। तो आप देखो ये जो दोनों है, ये दोनों दिस वन एंड दिस वन, ये है एनएरोबिक, एनएरोबिक, एनएरोबिक। और जो ये वाला रेस्पिरेशन है ये है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड मसल्स में होता है, मसल्स क्रैम्प कॉज करता है, और ये जो इथेनॉल बनता है ना, तो इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन। यदि आपसे पूछे व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो आप ये लिख दो ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट, फिर ना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट सेल, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस ATP, तो आपको नंबर दे देगा वो एग्जामिनर, ठीक है ना। इस इथेनॉल को बड़े बड़े फर्मेंटर में किया जाता है, जो बिवरेजेस की इंडस्ट्रीज होती है ना, जो वाइन बनाती है, अल्कोहल प्रोड्यूस करती है, जो लोग पीते हैं, है ना। तो वहां पे इसी प्रोसेस को किया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए। इथेनॉल को कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये तुम्हारे केस स्टडी में आया है कि एक जो है ना स्पूरियस जो है अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा था एक किसी विलेज में, तो वो अल्कोहल कौन सा होगा? तो क्या होता है कि कभी जो बड़े बड़े फर्मेंटेशन है, इंडस्ट्रीज है, वहां पे इंजीनियर्स होते हैं, फूड से रिलेटेड जो भी मान लो जो उसके एक्सपर्ट्स होंगे वो होंगे, प्लस इंजीनियर्स होते हैं, तो वो उसमें मेजर करते रहते हैं कि भाई इथेनॉल कितना बना, ठीक है। और मान लो कोई इसको कोई बेवकूफ आदमी बना रहा होगा इलीगली, तो वो क्या होता है, इथेनॉल की जगह बन जाता है मीथेनॉल, और मीथेनॉल हमारे बॉडी में जाके क्या प्रोड्यूस करता है? एल्डिहाइड, CHO। और ये एल्डिहाइड जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है ना। इसी में पेशेंट का डेथ हो जाता है जो स्पूरियस मीथेनॉल पी लेता है, तो ठीक है ना। और इथेनॉल भी बहुत कम कंज्यूम किया जाता है, 15 to 18% जो बिवरेजेस है उनमें होता है। यदि इसका 70% 72% कंज्यूम कर लेंगे तो मर जाएगा। देखो वायरस मर जाता है, कोविड वायरस में हम लोग यही तो कर रहे थे ना, कि इथेनॉल अल्कोहल यूज कर रहे थे 70 to 72%, ठीक है। अब आप इसको ड्रॉ कर लो। यदि आपके एग्जाम में आए राइट द वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन या डिफरेंट पाथवेज ऑफ रेस्पिरेशन, तो आप ये वाला लिखना, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना, तो वहां पे एक चीज और लिखना होता है, वो मैं अभी करवाऊंगा आपको। आप ये पाथवेज यदि एग्जाम में पूछे तो ये लिखना। यहां पे ये 38 ATP है, 38, ठीक है। यस सर। देखो अब इसके बाद जो आपसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, वो बनता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। राइट डिफरेंस बिटवीन को मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस लिखना है। जब भी डिफरेंस लिखना होता है तो उसे टैबुलर फॉर्म में ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पे एक टैबुलर फॉर्म में से बना लो, एक तरफ लिख दो एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी तरफ लिख दो आप एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एरोबिक में, इट टेक्स प्लेस
in the presence of it takes place in the presence of oxygen. इसमें क्या लिखेंगे एनारोबिक में? इसका उल्टा, it takes place either absence or lack of oxygen. ठीक है ना? एक बार ये लैक ऑफ की जगह एग्जाम में लिखा आ गया था डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन. डिवॉइड का भी मीनिंग होता है लैक, कमी. ठीक है? यदि इंग्लिश में कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप उसके नीचे हिंदी भी लिखा रहता है. आपने देखा ना, पेपर में होता है ना, हिंदी वाला भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाला पेपर आता है बोर्ड में. तो यदि कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो आप हिंदी वाले में से देख सकते हो कि वो क्या है. एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन. सेकंड, तो ये कहां पे होता है? ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में. इट स्टार्ट्स इन साइटोप्लाज्म and continue in mitochondria. ठीक है? और ये क्या होता है? It takes place in cytoplasm. ठीक है? थर्ड हो गया, सेकंड हो गया. अब थर्ड लिखो. एक एक लाइन बीच में जरूर छोड़ना, एग्जाम में भी छोड़ना. ठीक है? यहां पे क्या होगा? ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव 38 ATP. 38 ATP मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है? और यहां पे क्या होगा? ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 ATP. लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है? फोर्थ पॉइंट, ठीक है? इट टेक्स प्लेस इन developed organism. तो डेवलप्ड कौन होते हैं? यूकैरियोटिक. ठीक है ना? और ये कहां पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म. किसमें? लाइक प्रोकैरियोटिक. लोअर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स. ठीक है? इसके बाद आप क्या कर सकते हो? इसमें फर्दर रिएक्शन को इन्वॉल्व कर सकते हो. एक एलिमेंट रिएक्शन वाला भी आप डाल सकते हो. इसमें क्या होगा? जो ग्लूकोज है ना, इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज चेंज होगा किसमें? पायरूवेट
प्लस 2 ATP और फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, पूरा लिख देना आप। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोड्यूस करेगा? 38 ATP वाटर प्लस CO2। और इसमें क्या होगा? इसमें जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा पाइरुवेट प्लस 2 ATP इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और उसके बाद इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लैक्टिक एसिड एब्सेंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड बनेगा, या फिर इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल, ठीक है, प्लस वाटर प्लस CO2 और यहाँ प्लस इथेनॉल प्लस एनर्जी 2 ATP, यहाँ भी 2 ATP, CO2 नहीं होगा, सॉरी, 2 ATP लिख लीजिए इसको। हाँ, एक चीज देखो तो यहाँ पे थोड़ा ये जो लास्ट हमने पाथवेज बनाए थे, यहाँ पे मैंने गलती से ये CO2 लिख दिया, इसको काटो प्लीज, इसको काटो, CO2 नहीं होगा, गलती से लिख दिया मैंने इसको, यहाँ पे ये CO2 लिख दिया है, इसको काट दो। हाइड्रोजन कार्बन तो चला जाएगा इथेनॉल के फॉर्मेशन में, यहाँ पे CO2 नहीं आएगा, इसको आप काट दो। ठीक है ना, इथेनॉल वाटर एंड ATP बनेगा बस, लिख लिया। चलो आ जाओ यहाँ पे। लेकिन ईस्ट में होगा तो फर्मेंटेशन में नहीं होता है, ईस्ट में होता है यार, लिख लो, पता नहीं क्या पता, ईस्ट में कभी होता भी है थोड़ा बहुत, मान लो एग्जामिनर काट दे ऐसे, वैसे होता है बहुत कम, लेकिन लिख लो क्योंकि NCERT कहता है कि होता है, लिख लो, काटना मत, रहने दो, यहाँ भी लिख ही लो, ठीक है। थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद वो हमसे पूछ सकता है, इसी जो आपने देखा भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और फर्मेंटेशन, ये आता है एग्जाम में कि डिफाइन एक्सप्लेन व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या पूछ लेगा व्हाट इज फर्मेंटेशन सीधा, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है ना, व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कई बार सीधा पूछ लेता है कि एक्सप्लेन फर्मेंटेशन, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वो आपको ये बताए ही कि व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, हो सकता है पूछ ले व्हाट इज फर्मेंटेशन, ठीक है ना। इन दोनों ही केसेस में हम जो आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या होगा हमारा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाइरुवेट, ये 6 कार्बन का है और ये पाइरुवेट 3 कार्बन का, प्लस 2 ATP देगा, ठीक है। फिर इन ईस्ट सेल, इन YEAST, ईस्ट सेल, ईस्ट एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। तो ईस्ट सेल में ये क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की कमी, एब्सेंस मतलब नहीं होगा ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल, इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल बनाएगा,
ठीक है ना। सो दिस इज द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और आप नीचे ऐसे करके लिख देना, ऐसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। और फिर उसका हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप ये रिएक्शन लिखो और फिर हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। नहीं वाटर मत लिखो, मैंने पहले वाटर लिखवा दिया है क्या हो रहा है यार, ये वाटर काट दो, क्या हो रहा है, वाटर नहीं होगा, वाटर तो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इथेनॉल थोड़ा बहुत कई बार होता है, प्रोड्यूस होता भी है, लेकिन मत लिखना आप वाटर, आप काट देना, पाथवे में वाटर काट दो, तो जहां भी मैंने वाटर लिखा है काट दो इसको, वाटर नहीं लिखो। CO2 तो फिर भी रहेगा, वाटर नहीं, वाटर बस एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। टू इथेनॉल प्लस 2 CO2 प्लस 2 ATP, इतना ही होगा, वाटर नहीं होगा। लिखो, लिखेंगे an incomplete breakdown of glucose molecules, an incomplete breakdown of glucose molecules in absence of oxygen into ethanol, carbon dioxide and less energy is called alcoholic fermentation, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया कहाँ पे जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट वाइन वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन producing wine, beer, cheese एक्सेट्रा, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं लिखना। एक चीज़ आप और ऐड कर लो कि an incomplete breakdown of glucose molecule in absence of oxygen into ethanol and CO2 less energy in is called fermentation। इसमें एक पॉइंट डाल दो, सेकंड, इसको थर्ड पॉइंट कर देना, टेक्स प्लेस इन ईस्ट सेल, ईस्ट के सेल में होता है। वैसे हमने ऊपर इसीलिए स्टेटमेंट में क्या होता है ना, कभी क्या होता है कुछ छूट जाए, तो इसलिए हम लोग रिएक्शन को पहले लिख देते हैं कि रिएक्शन जो है देखते ही टीचर नंबर मान लो 3 मार्क्स का होगा तो रिएक्शन देखेगा 3 मार्क्स दे देगा, वो स्टेटमेंट पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट इसलिए लिख देते हैं कि स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स ना काट ले गई। जो दूसरा क्वेश्चन हमसे वो पूछ सकता है वो ये कि व्हाट इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, है ना। व्हाट इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है ना। या फिर ये क्वेश्चन हमें ऐसे पूछ सकता है why exercise causes मतलब वाइग्रस एक्सरसाइज, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा यदि करें तो वाइग्रस एक्सरसाइज, वाई एक्सरसाइज कॉजेज मसल्स फैटिगनेस, मस्कुलर क्रैम्प्स, ठीक है ना, इस फॉर्म में आ सकता है।
क्वेश्चन को नोट करो आप, फिर मैं लिखवाता हूँ आंसर। ठीक है, तो देखो, सर डन। गुड। तो अपना सबसे फर्स्ट जो काम है वो तो ये है कि भाई पहले आप लिखो रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखेंगे तो ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होगा इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट में प्लस 2 ATP, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। ये कार्बन का नंबर डिक्रीज कर जितना करते जाएंगे तो होता क्या, एक्चुअली ये एटीपी क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअली जो जब ग्लूकोज टूट रहा है ना तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हम लोग पढ़ेंगे कार्बन में, ठीक है ना, कार्बन एंड कंपाउंड में। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, समझ गए। तो पूरी तरह से ब्रेक होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब कम ब्रेक हुआ है। देखो यहां पे 3 कार्बन रह गया, इसका मतलब इसीलिए इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस हुआ 2 ATP, ठीक है। फिर क्या होगा, इन मसल्स और इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में भी होता है, सम बैक्टीरिया है ना, किसमें, एब्सेंस ऑफ सॉरी लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये जरूर लिखना नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्या बनेगा वो बन जाएगा आपका 2 प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल, 2 लैक्टिक एसिड प्लस 2 ही ये एटीपी रिलीज करेगा, 2 ATP। क्लियर हुआ, 2 लैक्टिक एसिड और 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करेगा। दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब ये मस्कुलर क्रैम्प कैसे कॉज करता है इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, पहले आप इसको नोट करो। तो अब इसमें हम स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन of glucose molecule into lactic acid in lack of oxygen is called lactic acid formation. Second point, it takes place in human muscles in some bacteria, कौन से बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जो दही बनाता है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, इतना लिखो आप। चलो फिर आगे हम लिखेंगे इसमें कि ये क्या करता है, मस्कुलर क्रैम्प कैसे कॉज करता है। तो थर्ड पॉइंट आप लिखो, इन ह्यूमन, ये ऐसे लिखो इसको, ड्यूरिंग वाइग्रस physical exercise in human muscles cell, glucose
in absence of, sorry, in lack of oxygen produces lactic acid which causes muscular cramp और fatigue. ठीक है ना. तो मस्कुलर क्रैम्प कॉज करता है या मस्कुलर फटीग जो है कॉज करता है. ठीक है ना. यदि आपसे पूछे कि बैक्टीरिया में क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ब्रेक्स द ग्लूकोज इनकम्प्लीटली इनटू लैक्टिक एसिड एंड द मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड. ठीक है ना. आप वो भी लिख सकते हो कि मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड. व्हाई? बिकॉज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया परफॉर्म्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. इनकम्प्लीट करता है और लैक्टिक एसिड बना देता है. तो आप वो भी लिख सकते हो यदि पूछ ले तो. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में मिल्क से कर्ड ऐसे ही बनता है. नोट कर लीजिए. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट. हमने लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कर लिया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर लिया. हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज एटीपी एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड. एटीपी, ठीक है ना. तो आप हेडिंग दो एटीपी, हेडिंग डाल दो एटीपी. तो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखवा रहा हूं, ऐसे एटीपी. कुछ भी इससे रिलेटेड पूछ दे यदि आपसे, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे. देखो पहले सुनो. देखो जो एटीपी है वो एक्चुअल में बनता कैसे है. तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है. ठीक है ना. माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंस में एटीपी बना देता है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट स्टैंड्स फॉर, इट लिखो, इट स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अंडरलाइन कर दिया. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल. ठीक है. थर्ड पॉइंट, it is produced in the mitochondria, in the inner wall of the mitochondria, ठीक है. फोर्थ पॉइंट, ये बनता कैसे है. तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट रिएक्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ. ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और ये प्रोड्यूस करता है एडीपी और ये बॉन्ड बना के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ. ठीक है ना. बना देगा फाइनली एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है ना. एडीपी क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. है. नोट कर लीजिए. चलो, तो अब इसके बाद क्वेश्चन आता है. आप हेडिंग डाल दो या क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाता है. व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन हो रहा है हमारी बॉडी में उसके स्टेजेस क्या हैं. स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के स्टेजेस क्या हैं. ठीक है ना. तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप देखना एक बार, पहले फिर लिखना. देखो, तो हम लिखेंगे यहां पे रेस्पिरेशन. ठीक है.
अब ये जो रेस्पिरेशन है वो हमारी बॉडी में 2 स्टेज में होता है। जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, एक फर्स्ट स्टेज कहते हैं, एक को हम सेकंड स्टेज कहेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होता है? ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेल करते हैं हम लोग। इनहेल का मतलब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले जाना, इनहेल नॉस्ट्रल के थ्रू। और दूसरा एक्सहेल करते हैं, जो CO2 बनता है, अभी देखा था ना। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हुआ तो CO2 बना, वही CO2 फिर हम बाहर एक्सहेल कर देते हैं, एक्सहेल। ठीक है ना। तो ब्रीदिंग कहां पे होता है हमारे? ब्रीदिंग का मीनिंग क्या? गैसियस एक्सचेंज। और ये गैसियस एक्सचेंज कहां पे होता है? गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लंग्स। ठीक है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेज है। ठीक है। सेकेंड स्टेज कहां पे होता है? तो सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह देते हैं कई बार। ठीक है ना। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम लोगों ने देखा, क्या इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है? CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP। ठीक है ना। सो दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। करो अब इसको। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरह का समझने में कुछ? यदि एग्जाम में पूछे ना कि पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन या पाथवेज ऑफ रेस्पिरेशन, तो वो बनेगा जो पाथवे बनाया था मैंने आपको, कि ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, CO2 वाटर और ATP में कन्वर्ट हुआ, या फर्मेंटेशन। यदि स्टेज पूछे तो ये होगा। और यदि पूछे व्हाट आर द रेस्पिरेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना, तो मैकेनिज्म यदि पूछेगा, यदि हमसे पूछेगा मैकेनिज्म, ठीक है ना, तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा? ये वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है उसको दिखाना पड़ेगा। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसमें आप ये ग्लूकोज वाला भी लिख देना, और ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड वाला, मतलब पाथवे बना देना। जो पाथवे है ना, पाथवेज, वो बना देना। यदि आपसे पूछे व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो आप पाथवेज बना देना। बिल्कुल यही बनाना, बस इसके नीचे गैसियस एक्सचेंज मैं भी करवाऊंगा, वो कैसे होता है वो लिखना है, और यहां पाथवेज लिखना है। यदि हमसे पूछता है व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन एग्जाम में कई बार होता है वो पूछ लेता है व्हाट आर द एक्सटर्नल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो बस एक्सटर्नल वाला बनाएंगे। इंटरनल पूछेगा, अच्छा एक चीज और देखो, यदि पूछ ले इंटरनल रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म बताओ, तो फिर वही पाथवेज बनाएंगे हम लोग। इंटरनल रेस्पिरेशन का यदि हमसे मैकेनिज्म पूछेगा तो वो पाथवेज है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। और पूरे रेस्पिरेशन का पूछ ले व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो आप ये दोनों बनाना, फिर इसके नीचे एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैं भी करवाऊंगा वो बनाना, और यहां पाथवेज पूरा बना देना, कंप्लीट बना देना। ठीक है। चलो, क्वेश्चन लिखने में ना बिल्कुल भी कंजूसी मत करना एग्जाम में। आप कम लिखोगे नंबर कम मिलेगा। हाँ, ज्यादा भी नहीं लिखना है। हाँ बोलो बोलो। सर हो गया। कौन सा? अच्छा हो गया, रुको वेट करो उसका। अब हेडिंग दो, क्या? मैकेनिज्म ऑफ रुको, पहले हम ना एक छोटा सा प्लांट का है वो पहले खत्म ही कर लेते हैं। हेडिंग दो पहले, एक्सचेंज
exchange of gases in प्लांट्स। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, लिख लिया। अब आंसर देखो, आंसर तो प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होगा हम उसको ऐसे बना लेंगे, या लिख लेते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे कि गैसियस एक्सचेंज in plants takes place in first stomata, कहाँ पे होता है, लीव्स में। सेकंड स्टेम्स में भी होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कई बार पौधे किसी ट्री को ना काट देना, काटने के बाद भी जो है ना उसमें देखना वो निकल आता है, नए प्लांट निकल आते हैं, है ना, नए पत्ते निकल आते हैं। तो स्टेम्स में कहाँ पे होता है, एक लेंटिसेल होता है, लेंटिसेल उसके अंदर होता है, स्टेम के अंदर, ठीक है ना। इसको भी ना थोड़ा सीधा लिखो, रुको 2 मिनट, स्टोमेटा पहले मत लिखो, पहले लीव्स लिखो। जब हमने इधर लेंटिसल पहले लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिखो, इधर पहले लीव्स लिखो और इसमें लिखो स्टोमेटा, थोड़ी सिमेट्री आएगी स्टोमेटा, ठीक है ना। और थर्ड रूट्स में होता है, रूट्स। तो रूट्स में कैसे होता है, रूट हेयर के थ्रू, रूट हेयर, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट टेक्स प्लेस इन लीव्स, स्टोमेटा एंड रूट हेयर्स। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम कि भाई लीव्स में कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे इन लीव्स। देखो लीव्स में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज जब होगा तो 2 तरीके से होता है, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट। सारे प्लांट ड्यूरिंग द डे वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे एनवायरनमेंट में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, CO2 बच जाता है, वो पूरा ग्लूकोज में पूरा उनका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं होता। तो वो CO2 वो क्या कर देते हैं, जब सनलाइट चला जाए, नाइट होने लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, CO2 को अपने स्टोमेटा के थ्रू निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब सोचो प्लांट के नीचे कोई सो गया, केस स्टडी आ गया, ऐसे ही मान लो कि प्लांट के नीचे सो गया और रात में जो है ना वो मर गया। तो आपसे पूछे कि बताओ व्हाट हैपेंस, तो हम ये लिखेंगे ड्यूरिंग द डे प्लांट टेक्स CO2 फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड इट रिलीजेस दैट CO2 इन द नाइट इफ इट वाज नॉट यूज्ड, है ना। तो रिमेनिंग CO2 को रिलीज कर देगा। दैट रिमेनिंग CO2 if inhaled by the person sleeping under the tree causes death of that person, तो उसको डेथ कॉज कर देगा। कई बार क्या होता है, जो CO2 है ना कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा लीदल होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। पहले लोग क्या करते थे, जब मोमबत्ती या दिया हुआ करता था, दिया मोमबत्ती जला के ना रात में घर में सो जाते थे बंद करके, तो क्या करता है ना, ये जो दिया है, मोमबत्ती, ये सब क्या करता है ना, पूरा का पूरा CO2 जो है ना, सॉरी पूरा ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा घर के अंदर, और जो वहां पे सो रहा है वो मर जाएगा। समझ गए। तो इन लीव क्या होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम, दो प्रोसेस होगा यहां। फर्स्ट ड्यूरिंग डे, तो ड्यूरिंग डे क्या होगा, ठीक है, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्म है जैसे एनिमल, वो रिलीज करेंगे CO2, ठीक है ना। इसको क्या करेगा, प्लांट ले लेगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है, ऐसा होगा ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग नाइट क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग नाइट क्या होगा? नो फोटोसिंथेसिस। नो फोटोसिंथेसिस तो क्या होगा? CO2 एलिमिनेशन। वो CO2 को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है ना? तो आप इतना लिख दोगे तो आपका गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट जो है वो आपको पूरा मार्क्स दे देगा। ठीक है ना? रूट हेयर में कैसे होता है और स्टोमेटा में बाय डिफ्यूजन। आप लिख लेना बाय, या कहीं भी इनमें भी बाय कैसे होगा? ये बाय डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। मतलब CO2 चला जाता है स्टोमेटा में डिफ्यूजन के थ्रू। जब स्टोमेटा ओपन होगा, प्लांट गार्ड सेल में पानी भरने की वजह से करवाया था ना मैंने आपको कि जब गार्ड सेल में पानी भर जाएगा तो गार्ड सेल ओपन हो जाएगा और CO2 जो है डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा स्टोमेटा में। ऐसे ही लेंटिसल में भी होगा और रूट हेयर में भी होगा। क्लियर? अब आप इसको लिख लो, यदि एग्जाम में आ जाए हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट, आप इतना कर दोगे, मार्क्स मिल जाएगा आपको कंप्लीट। जो नेक्स्ट हमसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये तो हो गया प्लांट्स में, तो एक्सचेंज इन, आप हेडिंग डाल दो गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है ना? एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? ठीक है ना? देखो बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा, पहले मैं वो क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का ये। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड रेस्पिरेटरी सरफेस? जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे लंग में जाता है, तो लंग हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस। ऐसे जो फिश है वो स्किन से रेस्पिरेशन भी करता है, स्किन से भी करता है, गिल से भी करता है, फ्रॉग भी स्किन से करता है। जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो बोर्ड ने क्या पूछा क्वेश्चन? व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड रेस्पिरेटरी सरफेस। ये बोर्ड ने पूछा था। ठीक है ना? 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें 2 नंबर पाथवेज के थे, 2 नंबर एक्सटर्नल गैसियस एक्सचेंज का उसने पूछा था, और 1 नंबर का ये पूछा था, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है ना? तो हम आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आंसर हम लोग ऐसे लिखो, फॉर efficient gaseous exchange, for efficient gaseous exchange a respiratory surface should be फर्स्ट, क्या होना चाहिए? जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो थिन वॉल का होना चाहिए। मान लो थिक है, मोटा है, तो एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट इज थिन वॉल्ड होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? तो वो मॉइस्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, मॉइस्ट। जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है एल्वियोलाइज लंग्स के अंदर, वो मॉइस्ट है, वहां पे म्यूकस है। ठीक है ना? जो आप फ्रॉग को पंखे के नीचे रख दो, मर जाएगा वो, है ना? आप जब उसको लेके आते हो, फिश को जब आप लेके आओ बाहर, तो वो क्यों मरने लग जाती है? क्योंकि बाहर पानी नहीं,
बाहर उसका स्किन मॉइस्ट सूखने लग जाता है, ठीक है ना। यदि बारिश हो ना तो वो नहीं मरेगी, बारिश होती रहे तो, क्योंकि स्किन जो है मॉइस्ट रहेगा, ठीक है। थर्ड, तो मॉइस्ट होना चाहिए। उसके बाद थिन वॉल्ड, मॉइस्ट, मॉइस्ट क्यों होना चाहिए? टू स्पीड डिफ्यूजन, टू स्पीड अप डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ज्यादा हो, ठीक है। और क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। फोर्थ क्या हो? रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच होना चाहिए ब्लड सप्लाई में। सो दिस वाज द आंसर। यदि आप इतना लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कभी 2 नंबर में पूछ ले, लेकिन उस टाइम मुझे याद है कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था 5 नंबर का, जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और एक ये 1 नंबर का था। तो आप लिख लो इसको। बोर्ड का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है। ये क्वेश्चन है कि वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर एंड रैपिडली देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन क्या है? वाई एक्वेटिक organisms breathe faster and rapidly than the terrestrial organism, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आने के पूरे चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस का। देखो, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है ना, वो कहां का ऑक्सीजन लेगा? तो ये वाटर है। वाटर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है ना, वो जाके डिफ्यूज होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन जाके डिफ्यूज होगा इस वाटर में, ठीक है ना। और जो फिश है यहां पे, जो फिश है, इस डिफ्यूज ऑक्सीजन को ये फिश लेगा। तो एक तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन का है वाटर में बहुत कम है, ठीक है ना, उतना फास्ट नहीं होता है। तो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व्ड है वाटर के अंदर वो कम है। तो फिश या कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? जल्दी जल्दी जो है ब्रीथ करेगा, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एक्यूमुलेट कर ले, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी बनेगा उससे रेस्पिरेशन में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में, याद है ना, समझ गए। तो इसीलिए ये ज्यादा ब्रीथ करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन को एक्यूमुलेट कर पाए, ठीक है ना। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? वो तो इन्वायरमेंट में है, और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है तो वो ब्रीथ कर लेता है इजिली, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये आप डायग्राम ऐसे बना दोगे छोटा सा, ठीक है, और यहां पे आंसर फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो क्या लिखोगे? द रेट ऑफ breathing in aquatic organisms are faster than terrestrial organisms because
फॉर्मेशन ऐसे हम लोग करते, पहले हम लोग को ये दिखाना था कि ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होता है इसके अंदर। हमने शुरू कर दिया कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर फास्टर दैन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज, चलो इसको ऐसे लिख लो, बिकॉज ऐसे यहाँ से लिख लेते हैं, ऐसे पॉइंट बना देते हैं इसको, बिकॉज इसको हटा दो, बिकॉज ऑक्सीजन diffuses in water slowly. B, aquatic organism takes the dissolved O2 from water which is less in amount, है ना, which is less in amount, which नहीं, that is less in amount, जो कि कम होता है अमाउंट में। C, so aquatic organism breathe faster to accumulate more oxygen। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी फॉर्म कर सकते थे कि पहले आप ये वाला एलिमेंट डालो कि atmospheric oxygen diffuses into water slowly, aquatic organism takes this dissolved oxygen from the water which is less in amount, and that's why they breathe faster to accumulate more and more oxygen। ठीक है ना, तो आप ये भी कह सकते हो, जो जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करता है ना फास्टर, उसकी उतनी कम जो है ना लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन कम होता है। ठीक है ना, आप देखो डॉग का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रीथ करता है। ह्यूमन बीइंग का जो एवरेज है वो 72 टाइम्स है। तो लेकिन क्या होता है कि हम लोग अब सिटीज़ में रहते हैं, खाना पीना भी वैसा है, फिजिकल एक्सरसाइज कम है। ठीक है ना, दिन में 4-5 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए, जैसे लोग खेतों में काम करते थे। तो फिर ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो 100 से अबव तक जाता है, 100 कम से कम। ठीक है ना, एवरेज लाइफ 100, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल रेट ऑफ ब्रीदिंग आप अपना चेक करना, 90, 92 होगा, 95 होगा, 100 के अबव भी चला जाता है कितनों का। तो ठीक है, चलिए अब आप इसको लिख लो। और जो टॉर्टिस है ना, टॉर्टिस वो बहुत कम ब्रीथ करता है। ठीक है ना, तो टॉर्टिस का लाइफ स्पैन होता है 300 to 400 ईयर्स। एक टॉर्टिस 300 से 400 साल जीता है। मैंने लास्ट पॉइंट लिखा, सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ फास्टर टू एक्यूमुलेट मोर ऑक्सीजन। ओके, अब देखो, अब मैं एक टेबल बना रहा हूं। ये 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां से एक आध क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। वो टेबल क्या है कि हम एक तरफ लिखेंगे ऑर्गेनिज्म और दूसरी तरफ लिखेंगे उसका रेस्पिरेटरी जो है सरफेस क्या होता है। ठीक है ना, टेबल नहीं बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है ना, आप ऐसे हेडिंग डाल दो, रेस्पिरेटरी सरफेस, हेडिंग डाल दो आप रेस्पिरेटरी surfaces in different organisms। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगा। ठीक है ना, तो आंसर में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिज्म और यहाँ पे लिखेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो है अमीबा या कोई भी प्लाज्मोडियम या फिर प्लानेरिया, कोई भी प्लानेरिया, प्लाज्मोडियम, कुछ भी।
ये सब सेल सरफेस के थ्रू करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन से ही क्या होता है, डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरा है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म लीचेस, ठीक है ना। इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो इनमें रेस्पिरेशन होता है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब स्किन के थ्रू, ठीक है ना। थ्रू, इसका क्या मीनिंग होगा, थ्रू मॉइस्ट स्किन, स्किन, ठीक है ना। थर्ड, थ्रू द मॉइस्ट स्किन। ओके, इसके बाद फिश, ठीक है। फिश के बाद कोई भी फिश ले लो, या प्राउन ले लो, प्राउन, ठीक है ना। या फिर आप ले लो कोई भी टेडपोल। टेडपोल क्या होता है, लार्वा, है ना। तो टेडपोल ले लो। तो इनमें जो है ना गिल्स होता है, गिल्स, ठीक है ना, गिल्स के थ्रू करता है, ठीक है ना। और फिश में थोड़ा बहुत स्किन के थ्रू भी होता है। गिल्स में क्या होगा, बार बार जो फिश क्या करता है, गिल्स के थ्रू बार बार वाटर जो है ना गिल्स में ले जाएगा और फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग करेगा गिल्स के थ्रू। तो बहुत ज्यादा वो पानी पीती है, ठीक है ना, ताकि उस वाटर को गिल्स में ले जाए और गिल्स में से फिर ऑक्सीजन को बॉडी में ले ले। फोर्थ, फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू भी करता है, मॉइस्ट स्किन, एंड इसके पास लंग्स भी है। फिफ्थ, जितने भी ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना, इंसेक्ट्स जैसे कि हाउस फ्लाई है, मॉस्क्यूटो है, ये कोई भी, इनके पास ना एयर ट्यूब होता है, एयर ट्यूब को ना स्पाइरेकल्स भी कहते हैं, स्पाइरेकल्स। एयर मतलब जो इस तरह से होता है एयर ट्यूब, ऐसे होगा, ऐसे फिर ऐसे करके बॉडी में गया होगा हर जगह, ठीक है ना, एयर ट्यूब। सिक्स्थ, ह्यूमन बीइंग, बर्ड या मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो लिजार्ड है, ठीक है ना, ह्यूमन है, ठीक है ना। तो इन सब में लंग्स होता है, लंग्स, ठीक है। लिख लो इसको। 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी का पूछ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे जो पूछेगा ये अर्थवॉर्म का पूछ सकता, फ्रॉग का मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स, मॉइस्ट स्किन, ये लिखा हुआ है मॉइस्ट, गीला, मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स, ठीक है ना। अर्थवॉर्म का पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना, गिल पता होता है सबको, इसीलिए फ्रॉग का पूछ लेगा, ठीक है ना, और बर्ड वगैरह का पूछ लेगा, ठीक है। देखो अब हम लोग लिख लेते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई इन ह्यूमन बीइंग respiration through diffusion, gaseous exchange और through the diffusion is not possible completely। पूरा हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग होता है वो ऑक्सीजन का जाना डिफ्यूजन की वजह से नहीं हो पाता है, क्यों। तो हम लिखे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यही लिखोगे कि ऑक्सीजन goes inside the lungs through the diffusion, but diffusion is not only diffusion cannot carry oxygen to the each cells, that's why we need respiratory pigments, human being need respiratory pigment, so oxygen also goes through the dissolved form। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में भी जाता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और ऑक्सीजन को फिर पूरी जगह पर ले जाता है ड्यू टू द लार्ज और कॉम्प्लेक्स बॉडी साइज, ठीक है। मैं इसको लिखवा दूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आप हेडिंग दो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं इसको। देखो तो ठीक है, तो ये नॉस्ट्रिल और माउथ, नॉस्ट्रिल है और ये माउथ, ये दोनों ओपन होता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के पास ही एक पाइप चला जाता है हमारे चेस्ट की तरफ, यानी थोरेसिक रीजन में, विंड पाइप कहते हैं, और एक चला जाता है किधर, स्टमक की तरफ, इसोफेगस। ठीक है ना, तो हम बस विंड पाइप बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो जहाँ पे विंड पाइप हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वहाँ पे एक सबसे पहले तो एडम्स एप्पल होता है। ठीक है ना, लैरिंग्स जिसे कहते हैं, और लैरिंग्स के बाद जो हमारा ट्रैकिया होता है, ऐसे सी टाइप, ऐसे हाफ सी टाइप जो है कार्टिलेज में होता है, ऐसे कार्टिलेज, ये कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद ये कार्टिलेज जो है कन्वर्ट हो जाता है पाइप में ऐसे, ठीक है, तो ये लंग्स है। ठीक है, ये लंग जो हमारा होता है वो पिल्यूरल कैविटी में होता है, पिल्यूरल कैविटी, ये इसे पिल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, डबल वॉल्ड होता है, ताकि कोई शॉक ना लगे। मतलब शॉक का मतलब कोई मान लो तेजी से कोई चोट वोट लग जाए तो ये उस प्रेशर को एक्सेल कर ले, बर्दाश्त कर ले। तो ये डबल मेम्ब्रेन का होता है ये ऐसे। ठीक है, तो हमने डबल मेम्ब्रेन बनाया है, और जानबूझ के मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको टिल्ट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ा गलत दिख रहा है। ठीक है, अब जो ये है हमारा, ये चेंज हो, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाता है ऐसे। ऐसे ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाएगा ये, इधर वाला भी। और फिर इसके साथ ये एल्वियोलाई जुड़ा होता है ऐसे, सारे ब्रोंकाइल ब्रोंक्यूल्स के साथ एल्वियोलाई जुड़ा होता है ऐसे। ठीक है ना, नंबर ऑफ एल्वियोलाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, ये डायग्रामेटिकली हम लोग कम दिखा पा रहे हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्वियोलाई। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं लेवल। तो ये हो गया आपका नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल, ये हो गया नसल पैसेज, रुको, this is nostril, nasal passage, नसल पैसेज। आप साथ साथ बनाओ भी, ठीक है। उसके बाद नसल पैसेज के बाद ये क्या हो गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जो, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, लैरिंग्स को ना ऐसे थोड़ा सा वो कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया लैरिंग्स, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। उसके बाद ये क्या है, सी टाइप, ट्रैकिया। एक साइड ही नेमिंग करना जैसे मैं कर रहा हूं, फैला के मत लिख देना। ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जो है ये हो गया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है, एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक भी कहते हैं इसको, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई, ठीक है। और ये क्या है, डायफ्राम, ठीक है। और ये जो डबल लेयर है इसको हम कहते हैं पिल्यूरल मेम्ब्रेन, पिल्यूरा, पिल्यूरा, पिल्यूरा भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ड्रॉ करो इसको, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका एक एक पार्ट। चलो अब तो इसको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट आप हेडिंग दो नसल, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल दो, नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल्स, ठीक है, नॉस्ट्रल्स। तो नॉस्ट्रल्स में हमें कुछ नहीं लिखना है, बस 2 पॉइंट इससे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा आपसे। देखो नॉस्ट्रल क्या, नॉस्ट्रल क्या होता है, हमारा मॉइस्ट होता है, उसमें म्यूकस होता है, ठीक है, और हेयर होता है। तो ये म्यूकस और हेयर क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, किसी पार्टिकल्स को नहीं जाने देगा, ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह को नहीं जाने देगा। कोई बैक्टीरिया जाने की कोशिश करेगा उसे जो है पैसेज में नहीं जाने देगा, नसल पैसेज में, ठीक है ना। तो लिखो इस बात को, इट इज द ओपनिंग, इट इज द ओपनिंग ऑफ नसल पैसेज, नसल पैसेज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज लाइंड बाय हेयर एंड म्यूकस टू refine air and prevent large particles to enter nasal passages, ठीक है। लार्ज पार्टिकल, और यहां लिख देना बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया,
वायरस, है ना, इनको भी जाने से रोकता है। फिर सेकंड आ जाएगा हमारा नेसल पैसेज। नेसल पैसेज, नेसल पैसेज का एक ही फंक्शन है, क्या, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यदि आपने बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म हवा ले लिया तो उसके टेम्परेचर को वो क्या करेगा, रेगुलेट कर देगा, ताकि आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। सो इट परफॉर्म्स कंडीशनिंग ऑफ एयर को कंडीशन कर देगा, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट कर देगा। रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ एयर के टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करेगा, ताकि आपको कोई हार्म ना हो जाए, ठीक है। थर्ड आ जाओ उसके बाद फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में आपको लिखवा चुका हूं कि इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ लैरिंग्स। तो हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स। सेकंड, वॉइस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, लैरिंग्स जो है वो वॉइस को प्रोड्यूस करेगा। एंड इट इज द फ्रंट ऑफ ट्रैकिया का के फ्रंट में होता है ना, फ्रंट है उसका, सबसे ओपनिंग है। इट इज द फ्रंट ऑफ ट्रैकिया का फ्रंट है, ठीक है। इपीग्लॉटिस लगा रहता है, देखो जो ये जहां से ओपन होता है ना, ये जहां पे लैरिंग्स है, वहां पे कैसे करके ना मस्कुलर फ्लैप लगा रहता है। तो जब एयर जाए, जब आपका फूड जाएगा ना, तो वो इसको बंद कर देगा, ठीक है ना। और जब एयर इधर से आएगा, एयर ऐसा रहता है कि एयर इधर से आए तो ये एयर इसको उल्टा मूव करवाता है और एयर चला जाता है, ठीक है ना। और फूड इधर से आता है, तो ये फूड आने से ऐसे बंद हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको। चलो अब आप आ जाओ हेडिंग दो ट्रैकिया, फिफ्थ दो ट्रैकिया। और ट्रैकिया से क्वेश्चन पूछता है भाई, ट्रैकिया, ठीक है ना। ट्रैकिया जो है ना, देखो ऐसे पीछे से तो ऐसे होता है, ठीक है ना, और आगे से इसके ऊपर ऐसे लगा रहता है, देखो ऐसे, ये सी टाइप का जो है ना, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये इसलिए लगा रहता है कि जब इसमें से एयर ऐसे निकलेगा तो ये कहीं पिचक ना जाए, दब ना जाए, ठीक है ना। तो इसलिए सी टाइप का यहां पे कार्टिलेज लगा रहता है ऐसे, और पीछे की तरफ से ये जो है ऐसे फ्लैट होता है ऐसे, ठीक है। आगे से ही बस ऐसे लगा रहता है सी टाइप का कार्टिलेज, सो दैट कि एयर का पैसेज प्रॉपरली होता जाए, और आपका जो पैसेज है वो कहीं वाटर, जब क्या होता है एयर चला जाएगा ना, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो ये पिचक ना जाए कहीं, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा, नेक्स्ट ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी और डेथ हो सकता है एनिमल का, ठीक है। तो आप लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। सेकेंड पॉइंट, it is made up of incomplete rings of cartilages, ठीक है ना। Why, क्यों बना होता है ऐसा, ठीक है ना। These rings keep trachea open. These rings keep trachea open and prevent it from collapsing. कोलैप्स नहीं होने देता, कोलैप्सिंग से प्रिवेंट कर लेता है। दिस इज द रोल ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो ट्रैकिया जो है फिर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में जाके, थोरैसिक कैविटी में जाके ब्रोंकाई में, ठीक है ना। तो अब हेडिंग दो ब्रोंकाई,
ब्रोंकाई। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है एक पॉइंट ट्रैकिया divides into bronchi in thoracic cavity। thoracic cavity में कैविटी या रीजन में जाके ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। ठीक है, ठीक है ना। एंड देन एंटर्स इनटू लंग्स, और फिर लंग्स में एंटर कर जाता है। लिखिए अब 7th लिखो, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है ना, तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। और ईच ब्रोंक्यूल, जैसे ये ब्रोंकाई है तो ईच ब्रोंक्यूल कहाँ पे जाके एंटर होता है? एक एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से चिपका रहता है ऐसे। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? ईच ब्रोंक्यूल enters into alveoli। बस इतना ही है इसके अंदर। अब 8th पे आ जाओ, उसके बाद एल्वियोलाई, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एल्वियोलाई ये इम्पॉर्टेंट है। देखो जैसे हमने क्या देखा कि ये हमारा जो है ब्रोंकाई है, ठीक है ना, और इस ब्रोंकाई से ये ब्रोंक्यूल निकल गया, और इस ब्रोंक्यूल से बहुत सारे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं ऐसे। ठीक है, और इनमें ये मॉइस्ट होता है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है एल्वियोलाई होने का? दिस इज ब्रोंकाई, दिस इज ब्रोंक्यूल, एंड दिस इज एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई क्या होगा? ये स्फेरिकल क्यों हो गया? क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा इससे। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा जो है डिफ्यूज़न होगा, एक्सचेंज होगा गैसियस। ठीक है ना, इसीलिए एल्वियोलाई जो है ये बलून लाइक होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, एल्वियोलाई is a balloon like structure। फिर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे located in lungs। फिर थर्ड लिखेंगे a number of alveoli increases, a number of alveoli increase होगा, not increases, a number of alveoli increase the surface area for exchange of gases। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। नोट कर लीजिए। 9th में आप लिखो रिब्स। तो 12 पेयर रिब्स होता है ह्यूमन बीइंग में। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट
इन ह्यूमन बीइंग। करता क्या है? फॉर्म्स रिब केज, फॉर्म्स रिब केज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिब केज फॉर्म करता है, ठीक है ना? लिख लीजिए। ओके, नाउ 10th, लंग्स इंपॉर्टेंट है अभी ये, तो इसके बारे में आ सकता है एग्जाम में। लंग्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये क्या है? प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन के लिए ये प्राइमरी ऑर्गन है। बी, प्रेजेंट कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट इन thoracic region। सी, और इसके चारों तरफ देखो, जैसे हमने ये लंग्स बनाया था ऐसे, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या होता है? ऐसे प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करता है? प्लूरा ये इसको प्रोटेक्ट करता है। प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट lungs from external shock। एक्सटर्नल शॉक लिख लो, प्रेशर लिख लो, शॉक, SHOC के शॉक होगा ना, ठीक है ना? एक्सटर्नल शॉक या प्रेशर से हमें हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है? समटाइम ये भी कहते हैं लंग इज प्रेजेंट इन प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना? कभी कभी ये भी कह देते हैं क्या लंग्स किस रीजन में होता है? तो थोरैसिक रीजन में होता है, लेकिन होता किसके अंदर है? तो लंग्स प्रेजेंट इन, यदि 1 मार्क में कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए लंग्स प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटी, और कौन से रीजन में होता है? तो थोरैसिक रीजन में होता है, ठीक है? नोट करो। देखो लंग्स था, अब ये जो लास्ट है 10th, डायाफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसका डायग्राम बनाने को आ जाता है, ठीक है ना? पहचानने को आ जाता है, डायग्राम आपको बना के दे देगा, इनहेलेशन का एक्सहेलेशन का पहचानने को आ जाएगा। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि बताओ ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है ना? डायफ्राम में क्या चेंजेज आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखो। जैसे जब हमारा जो लंग्स है, हम ब्रीद जो है एक्सहेल कर रहे होते हैं, जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है सिचुएशन लंग्स का? ऐसा होता है, देखो, दिस इज डायाफ्राम, ऐसे, ठीक है ना? और ये होता है हमारा लंग ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है? तो ये जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम ठीक है, ये इनहेलेशन, ये है इनहेलेशन, सॉरी एक्सहेलेशन, ठीक है? तो इस टाइम डायफ्राम कैसे स्टेट में है? रिलैक्स्ड, ठीक है ना? रिलैक्स्ड स्टेट में क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा, लेस वॉल्यूम ऑफ लंग्स,
ठीक है ना। तो जब लेस वॉल्यूम होगा इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लंग्स, हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, दोनों तरफ से ऐसे प्रेशर लगेगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो है एक्सेल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा कि जो लंग है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो डायाफ्राम जो है ना एक्सपेंड हो जाएगा ऐसे, देखो जब डायाफ्राम इन दोनों तरफ से ऐसे खुलेगा, ठीक है ना, तो फायदा क्या होगा उससे, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, खुल जाएगा वो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, लंग्स वॉल्यूम, यहाँ पे लंग्स का वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या हुआ, ये लंग्स का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया, लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड। तो जब भी हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो ये जो हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम ये एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने से दोनों तरफ ऐसे प्रेशर लगेगा तो लंग्स फैलेगा, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। तो डायाफ्राम इस टाइम कैसा, किस स्टेज में चला गया, डायाफ्रैगम। तो डायाफ्राम इस टाइम एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड स्टेट में है ये। तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, है ना। एक्सपेंड मतलब फ्लैट हो जाएगा, फ्लैटन, फ्लैटन हो गया ना, फ्लैट हो गया, फ्लैटन, एक्सपेंड कह लो या फ्लैटन कह लो, एक ही बात है। तो फ्लैटन होगा तो उससे क्या होगा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, इंक्रीज द वॉल्यूम, यहां पे लिख रहा हूं, यहां से, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ chest cavity for what, for inhalation, ठीक है। तो ये कब का है, इनहेलेशन का, इनहेलेशन, जब आप इनहेल करते हो एयर को तो लंग्स फैलेगा, ज्यादा से ज्यादा एयर जो है आपके लंग्स में जाएगा, एयर मैक्सिमम एयर वॉल्यूम जाएगा, ठीक है। तो आपको जो याद रखना है कि रिलैक्स्ड स्टेट में एक्सहेल होता है और फ्लैटन या एक्सपेंड कह दे तो उस टाइम जो है डायफ्राम हमारा एक्सपेंड हो रहा होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होता है फॉर द इनहेलेशन, ठीक है। अब आप इसको ड्रॉ कर लो। चलो, तो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया। यदि एक्सप्लेनेशन के लिए आए तो आप ऐसे डायग्राम बनाने के लिए आएगा या एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें लास्ट एक पार्ट रह गया है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन, तो आप, या मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है ना। जो मैं कह रहा था ना, जब या रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म जब पूछेगा तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को एक्सप्लेन करना होता है, तो वो अकेला 5 नंबर में पूछ देगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो एक्सटर्नल वाले में उस टाइम हमें ये ऐड करना होगा। यदि उसने हमसे पूछ लिया व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और नहीं पूछा, अलग अलग पूछा, एक्सटर्नल अलग, तो एक्सटर्नल को अलग लिख देंगे, और इंटरनल रेस्पिरेशन पूछा या पाथवेज पूछा तो वो तो आपको लिखवा ही चुका मैं। तो अब हेडिंग दो, मैकेनिज्म of gaseous exchange in human being,
या ह्यूमंस कर दो सीधा, ठीक है ना। तो इसमें 3 प्रोसेस है जिसको हमें एक्सप्लेन करना होता है एग्जामिनर को, ठीक है। देखो क्या क्या। तो जब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो हम 3 प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन शुरू होगा जिसमें आप इनहेल करोगे एयर को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, इनहेलेशन, इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होगा, मैं ग्राफ बना देता हूं, फ्लो चार्ट, उसी तरह से आप भी बनाना। एयर इज टेकन in the air is taken in the body or in the lungs by nostrils, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद the air goes to the lungs by trachea. Air go to the lungs lungs via ट्रैकिया से होते हुए जाएगा। वाया मतलब के रास्ते, ट्रैकिया से होते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डायाफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाएगा, फ्लैटन, ठीक है ना। एयर गो टू द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में एयर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इनहेलेशन। अब इसके बाद आएगा क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे देखो ये आपका एल्वियोलाई है ऐसे, ठीक है ना, ये एल्वियोलाई है और ये आपका ब्रोंकियोल है, ठीक है, ये ब्रोंकाई है। तो एयर अभी इसके थ्रू कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया ये एयर, ठीक है, एयर यहाँ आ गया। और यहाँ पे क्या होता है, एल्वियोलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स ऐसे गए होते हैं, ऐसे ये रिचली सप्लाइड होता है विद द ब्लड वेसल्स, ऐसे करके, समझ गए। ये अपना आया रहता है कहीं से भी बॉडी में और ऐसे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो O2 है वो अंदर चला जाएगा और जो CO2 है वो एल्वियोलाई में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप बना के दिखा देना, ब्लड वेसल्स। ये कब होगा, अभी सेकेंड स्टेप में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। आप सेकेंड स्टेप लिखो, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, ठीक है। ये जो डायग्राम है वो एक्सचेंज ऑफ CO2 में बनाना, आप यहां पे बनाना इसको। इधर से ये है पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी इधर से इधर, मतलब हार्ट से ऐसे, हार्ट में ना 4 ऐसे चैम्बर होते हैं, तो वेंट्रिकल से ऐसे करके लाता है पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में ले जाता है, लंग्स में ये एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, लिख लेना पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये CO2 गया, CO2 फिर इसमें आ जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, ऑक्सीजन, और फिर ये बन जाएगा पल्मोनरी वेन और हार्ट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रिया में लेके चला जाएगा। और इस तरह से नंबर ऑफ जो है यहाँ पे क्या होता है, ये कैपिलरीज, ये एक्चुअली ये वेन और आर्टरी ना यहाँ पे फाइन कैपिलरीज में ऐसे बदल जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे, ठीक है। और फिर वो वेन में कन्वर्ट हो जाएगा पल्मोनरी, सारे मिलके एक साथ, और फिर वो हार्ट में लेके चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बार फिर से समझो, जैसे ये पल्मोनरी वेन था, पल्मोनरी आर्टरी था, हार्ट से आ रहा है ब्लड लेके
कैसा वाला, CO2 वाला। फिर ये ऐसे करके इस गुब्बारे के पास ऐसे फाइन कैपिलरीज में चेंज हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगा, और फिर ये सारे मिलके बन जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, और फिर ये पल्मोनरी वेन, और ये फिर चला जाएगा हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके, और इधर से CO2 वाला ब्लड लेके आया था, और ये एल्वियोलाई। ये प्रोसेस पूरा चल रहा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो आप इसमें लिखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन is taken by the blood from alveoli। फिर वो कहाँ जाएगा, और ब्लड रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वियोलाई में छोड़ देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हीमोग्लोबिन, फिर हीमोग्लोबिन टेक्स ऑक्सीजन या कैरी लिखो, ज़्यादा अच्छा है, कैरी ऑक्सीजन टू ऑल टिश्यूज एंड सेल्स के पास लेके चला जाएगा। सो दिस इज द व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लिख लो आप, ब्लड रिलीजेज CO2 into the alveoli। फिर लिखा हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन टू ऑल टिश्यूज एंड सेल्स। देखो, तो ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट था इसका, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। और थर्ड और लास्ट होता है एक्सहेलेशन। ठीक है ना। तो एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो CO2 है वो आप जो है बाहर कर दोगे अपने नॉस्ट्रल के थ्रू, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, CO2 is transported CO2 is transported, ठीक है, in dissolved form in ब्लड में देखो, वाटर में CO2 बहुत जल्दी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग वो पीते हैं कोका कोला और ये सब, ठीक है ना, तो CO2 वाटर में बहुत जल्दी मिल जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ब्लड में CO2 मिल जाएगा। उसके बाद फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड passes to the alveoli, from blood CO2 passes into where, alveoli में चला जाएगा। फिर alveoli से कहाँ चला जाएगा, चेस्ट कैविटी के थ्रू बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इस टाइम हुआ क्या, डायाफ्राम रिलैक्सेस, ठीक है। CO2 comes out via nostrils, ठीक है। सो दिस इज हैपन इन एक्सहेलेशन, ठीक है। लिख लो इसको। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाई डिफ्यूजन इज अलोन नॉट सफिशिएंट फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बींग और लार्ज एनिमल, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एक, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस रेस्पिरेशन का। वाई डिफ्यूजन is not sufficient to carry oxygen, ठीक है ना, इन ह्यूमन बॉडी या कुछ भी हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमल में। तो आप यही लिखोगे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। तो आप आंसर लिखेंगे, ह्यूमन बॉडी हैज complex
complex body design. First point. So diffusion alone cannot carry oxygen to each cell. Third, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट व्हाट, हीमोग्लोबिन in blood carries oxygen to the different tissues and cells. तो हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करेगा ऑक्सीजन को और हर सेल तक पहुंचा देगा. ये सब क्यों हो पा रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ह्यूमन का जो डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन से बस कहाँ पे चलेगा काम? एल्वियोलाई से चला जाएगा आपके वेसल्स में. उसके बाद काम है ब्लड के हीमोग्लोबिन का हर जगह ले जाना. ठीक है ना. और ये कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन की वजह से होता है. सभी डेवलप्ड एनिमल्स में ये थ्रू द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही जाता है. ठीक है ना. डिफ्यूजन इज कैन नॉट कैरी, उसमें डिफ्यूजन जा ही नहीं पाएगा इतना. ठीक है ना. डिफ्यूजन होता है 5, 10, 15 साल तक चला गया ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा. इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होगा. ठीक है ना. तो आप बस इतना लिख दोगे तो आपको नंबर मार्क्स जो है जितना भी होगा वो मिल जाएगा. जनरली 2 मार्क्स में पूछ लेगा ये. ठीक है ना. रेस्पिरेटरी है ये, रेस्पिरेटरी पिगमेंट. कॉपी कर लीजिए. थर्ड पॉइंट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन ब्लड के अंदर रहता है, कैरीज ऑक्सीजन टू द डिफरेंट टिश्यू एंड सेल्स. देखो तो ये हमारा जो है ना रेस्पिरेशन का चैप्टर जो है ये खत्म हो गया. ठीक है. अब रेस्पिरेशन के बाद हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना हम लोग वो कल करेंगे. आप आज इतना रिवाइज करो और बाकी जो आपने नोट्स बनाया है वो भी पढ़ो. जहाँ कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हो मेरे से नेक्स्ट डे. ठीक है. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग क्लास 6 में. आप लोग रिवीजन बहुत करो. ठीक है ना. और जो डायग्राम को ना देखने से काम नहीं चलेगा, डायग्राम को आप ड्रॉ करो प्रॉपरली. ठीक है. डायग्राम जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक जो है ना आप डायग्राम बना नहीं पाओगे. और बायो में जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे उतना ही फायदा होगा आपको. ठीक है. डायग्राम में जितना अच्छा डायग्राम आप बायो में बनाएंगे उतना ही फायदा होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.